देखिए एम लक्ष्मीकांत हम लोगों की चल रही थी बुक, उसमें जो हम लोगों ने भाग वन के जो थे पार्ट हमने देख लिया था। भाग वन में जितने आर्टिकल थे 1 से लेके 4 तक। फिर उसके बाद जो भारत का पहला स्टेट बना था भाषा के आधार पर, फजल अली आयोग, उसके विषय में बता दिया था। तो फजल अली आयोग जो बना था 1953 में बना था, उन्होंने बताया था कि जो स्टेट बनेगी वो केवल एक बेस ये नहीं रहेगा कि भाषा ही रहे। भाषा को स्वीकार तो कर लिया गया था, लेकिन ये नहीं है कि भाषा को ही बेस माना जाए। इसके अलावा उन्होंने प्रशासनिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को भी माने रखा। ठीक, इससे पहले जो 3 आयोग बने थे, कौन-कौन से बने थे? देख लो ज़रा एक बार इनको। पहला बना था डार कमीशन, जो 1948 में बना था। धर कमीशन 1948 में ही बना। और जेवीपी कमीशन, जो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमन, ये तीनों 1948 में बने थे। और इन्होंने ये कहा था कि भाषा के आधार पर कि कोई भी स्टेट बनेगा नहीं। तो इसका मतलब ये था कि फजल अली आयोग जो था, पहला आयोग था जो 1953 में बना था, उसने भाषा के आधार को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। इसका रीजन यही था कि वहाँ पर आंध्र प्रदेश में अनशन चल रहा था। इससे जो अनशन के नेता थे उनकी मृत्यु हो जाती है 52-50 दिन के बाद। तो इससे आंदोलन तीव्र हो जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट जो है मान लेती है बात को। लेकिन इन्होंने ये बताया कि केवल एक आधार भाषा नहीं रहेगा, भाषा के अलावा वहाँ की प्रशासनिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक आधार क्या है, और इसके अलावा आर्थिक स्थिति क्या है, इसको भी बेस माना गया है ना। ये 4 पॉइंट के हिसाब से उन्होंने बता दिए स्टेट एक बन जाएगी। अब इसके बाद ये भी हो गया, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट वन में 1 से लेकर 4 तक क्या है, आर्टिकल है। अब हमारा पार्ट सेकंड चालू होता है, नागरिकता। ये जो बुक चल रही है लक्ष्मीकांत की चल रही है ना, उसका समरी टाइप है ये। तो यहाँ पर हमारे स्टार्ट होता है पार्ट सेकंड या भाग सेकंड। ठीक, यहाँ पे जो आर्टिकल है 5 से लेके 11 तक है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है, कहाँ से कहाँ तक, तो 5 से लेके 11 तक। किस भाग में है, तो बता देंगे भाग 2 में है। ठीक, इसके बाद इसमें क्या है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक मूलतः संविधान लागू होने के समय, जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय की बात है, नागरिकता का निर्धारण करने संबंधी प्रावधान दिए गए थे। ठीक है, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल संसद के पास है। यानी संसद ही बना सकती है कानून कि किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी है। ठीक, अब इसके बाद भाग 1 से 5 तक नागरिकता के प्रावधान, 5 से 11 तक जितने आर्टिकल हैं सब में नागरिकता के विषय में कुछ कुछ बताया गया है। ठीक है, तो अलग से बताएंगे अभी। अब हमारे पास जो पार्ट आता है भाग 3। भाग 3 में क्या है, भाग 3 में जो है मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके भाग 3 में है। आर्टिकल कहाँ से है, 12 से लेकर 35 तक है, 35 तक है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछेगा कि भाग 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो हम बताएंगे फंडामेंटल राइट्स है या मूल अधिकार है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके 15 तक है। ये लिया कहाँ से गया है, हमने सोर्स में बताया था। इसके बाद फिर बता रहे हैं, ये जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो भाग 12 है ये क्या कहता है, इसमें देख लो। इसमें आपको बताया जा रहा है कि राज्य क्या होगा। मतलब जो राज शब्द लिखा हुआ है भाग 12 में, इसका मतलब क्या है, राज से सुरक्षा। राज में क्या क्या आएगा, संसद जो है वो राज्य में आएगी, भारत की सरकार राज्य में आएगी, विधान मंडल भी राज्य में आएगा, राज्य की सरकार भी राज्य में आएगी, स्थानीय प्रशासन अधिकारी भी राज्य में आएंगे, और सरकारी कर्मचारी। यानी अगर आपके साथ सरकारी कर्मचारी कोई क्या करता है, मूल अधिकार का हनन करता है, तो वो एक हिसाब से राज जो है वही उसी ने आपका हनन किया है। इसका मतलब जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। राज्य, विधानमंडल, संसद और जो पंचायती है राज, भारत की सरकार, ये सब कुछ क्या आता है, राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है,
ये नहीं आएगा कि अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी कुछ करते हैं तो ये राज के अंदर, ये प्राइवेट है, ये नहीं आएगा। राज का मतलब है जहाँ पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। ठीक, इसके बाद क्या है आपके पास जो याद रखने हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, कुछ अधिकार देखो 5 से, क्योंकि मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 12 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक बहुत से मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, उनमें से कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं कि केवल भारतीयों को दिया गया है, जो इंडियन है उनके पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। तो उनमें ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट आता है, क्वेश्चन पूछता है कि कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए हैं। इसमें 4 ऑप्शन देता है, 4 में 3 दे देगा कि ये भारतीयों के लिए, कोई एक ऑप्शन हटा देगा। तो बस वही बताना है कि ये वाला नहीं, बाकी तीनों हैं। ठीक है, इसका मतलब हमें याद रखना है कि अनुच्छेद 15 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, इंडियन सिटीजन को ही प्राप्त है। आर्टिकल 16 ये भी याद रखना, 15-16 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, 19 बीच में है। ठीक है, और हमको याद रखना है 29 और 30, यानी हमें याद कैसे रखना है, 15, 16, 19, 29, 30, यानी आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, ये आर्टिकल केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, किसी विदेशी नागरिक को नहीं प्राप्त हैं। तो ये याद रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है, इसलिए इसको अलग से हमने लिखा है। ठीक, अब इसके बाद देख लो विशेषताएं मूल अधिकार की। विशेषताएं मूल अधिकार ये क्या है, सुन लो। नंबर 1, राज को तार्किक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। क्या राज जो है उसको तार्किक यानी जो तर्क संगत है वैसा प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, समझ रहे। ये नहीं है कि मूल अधिकार है तो इसके लिए नहीं लगा सकते। अगर राज्य की खतरा है किसी स्टेट को किसी के मूल अधिकार से, या किसी गवर्नमेंट को कुछ नुकसान होता है, कोई स्टेट कैप्चर की जा रही है और हम मौलिक अधिकार लिए बैठे कि हम नहीं लड़ेंगे, तो उस अधिकार में क्या होगा कि आपके मूल अधिकार का हनन किया जा सकता है। यानी अगर किसी कंट्री से लड़ाई हो रही है, सैनिकों के पास सामान नहीं पहुंच पा रहा, आपसे कहा जाता है पहुंचाना है, अब आप कहते हैं नहीं पहुंचाएंगे, मेरे मूल अधिकार हम बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, फिर आपका मूल अधिकार छीन लिया जाएगा, पेला जाएगा, भेजा जाएगा। तो राज्य को तार्किक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। ठीक, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकृति वाले होते हैं, यानी कुछ मूल अधिकार नकारात्मक भी होते हैं, कुछ सकारात्मक भी होते हैं। जैसे कोई एग्जाम होता है उसमें आरक्षण दिया जाता है। ठीक, तो एक हिसाब से समान जो जनरल लोग हैं उनके लिए तो ये हो गया नकारात्मक कि उनको कम नंबर में ले लिया गया, हमको ज़्यादा नंबर में ले लिया गया। ठीक, तो ये हो गया नकारात्मक। अब सकारात्मक का मतलब है उनके बिहाफ पे सोचोगे तो उनकी कंडीशन कितनी ख़राब है, बहुत सी दिक्कत है, तो उनको सपोर्ट किया गया है ना। तो यही कंडीशन, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों होते हैं। कुछ लगता है किसी के लिए गलत है और किसी के लिए सही होगा, तो ये भी देखा जाता है। संसद द्वारा संशोधनीय है, यानी मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। बस ये बात याद रखना, जो संशोधन हो रहा है वो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज न करे, तो संशोधन हो सकता है। फिर उसके बाद राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ये विशेषताएं किसकी, मूल अधिकार की, ये याद रखना हमको। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा क्या मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है संसद, तो आप बता देंगे हाँ, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हमने बताया, अब बात आती है जो रिट जारी की जाती हैं, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट के द्वारा रिट कब जारी की जाती हैं, अगर आपके हाई कोर्ट के द्वारा जब रिट जारी की जाती है 226 के तहत आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 32 आर्टिकल, यानी 32 आर्टिकल के तहत हमारे अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है ना, तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे कहाँ पहुँच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाएंगे कि यहाँ हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका हनन हो रहा है। ठीक, तो इसके लिए हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा, क्या करेगा, रिट जारी करेगा कि आपके मौलिक अधिकार को बचाया जाए। कैसे बचाएगा, पहला वो कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी है जिसके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है उसको प्रत्यक्ष किया जाए, सामने लाया जाए। फिर उसके बाद परमादेश, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं,
प्रतिषेध, सुप्रीम कोर्ट किसी को जो उसके मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है उसको रोक सकती है कि आप इसको नहीं करेंगे। उत्प्रेषण, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं करूँगा। उत्प्रेषण का मतलब है कि कोई अदालत में मुकदमा चल रहा है, ठीक है, अब इसको लगता है कि मेरे मौलिक अधिकार कानून है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो वहां से सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये आप नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे, या फिर किसी अधिकारी के पक्ष में तो उससे छीन लेगा, कहेगा हम देखेंगे। तो ये उत्प्रेषण का मतलब है कि ये मेरे अधिकार में है, ठीक, सुप्रीम कोर्ट कहता है। अधिकार परीक्षा सेम, ठीक। अब इसके बाद बात आती है कि आर्टिकल 359, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इससे पहले जो लेक्चर हुए थे हमने सब इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको बताए थे, और उसके बाद अब जो एम लक्ष्मीकांत स्टार्ट करे हैं तो जो आर्टिकल वहाँ बताए हैं हो सकता है उनको ना बताएं, क्योंकि वो तो सीरीज में चलता रहेगा क्वेश्चन। अब जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पर यूज होगा उसको बताएंगे, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 358 क्या कहता है? 358 में कहता है अगर युद्ध तथा बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा। यानी आर्टिकल हमारा 19 जो है हमें बोलने की आज़ादी देता है, कहीं रहने की आज़ादी देता है, व्यापार करने की आज़ादी देता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको देता है, प्रेस की फ्रीडम देता है। लेकिन अगर हमारे देश में केवल कंडीशन याद रखना, युद्ध हो रहा है या फिर बाहरी आक्रमण हो रहा है, कोई दूसरी कंट्री अटैक कर रही है या देश के अंदर ही गृह युद्ध हो रहा है, उस आधार पर जो आपातकाल लगा हुआ है उसके तहत जो अनुच्छेद 19 है यानी आर्टिकल 19 है उसको क्या किया जा सकता है? निलंबित किया जाता है। किसके तहत निलंबित हो जाएगा? 356 के तहत हमारे पास 3 आर्टिकल हैं, एक तो 352, एक 356 और एक 360, यानी 352, 356 और 360, ये 3 हमारे पास क्या है? आर्टिकल हैं, जिनके तहत 352 के तहत जब आपातकाल लगता है तो ये जब युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण होता है, उस पर, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल कहलाता है। फिर उसके बाद 356 के तहत जब लगता है तो इसमें क्या होता है? 356 के तहत जब लगता है तो इसमें अगर राज्य अपने जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सही तरीके से कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है तो इसके तहत लगता है, ठीक। और 360 यानी 360 जब फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है उसके लिए लगता है, ठीक। तो ये 3 आपातकाल हैं। तो अगर 352 के तहत, 352 याद रखना, 352 के तहत केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, यानी 352 के तहत राष्ट्रीय इमरजेंसी लगी है, तो क्या है? इस केस में जो अनुच्छेद 19 है वो स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, समझ गए। आर्टिकल जो फ्रीडम है हमको बोलने की, प्रेस की स्वतंत्रता, रहने की, बसने की, ये सब खत्म हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक। ये याद रखना 358 के तहत। अब इसके बाद 359 आता है। 359 में क्या आता है देख लो। ये आर्टिकल जो 359 है इसमें क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को छोड़कर किसी भी मूल अधिकार के परिवर्तन को निलंबित कर सकता है। यानी अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो 358 के तहत तो वो गया 19 वाला। इसके अलावा जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार में उसमें 20 और 21 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर कोई भी मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को क्या है? राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। केवल किसको छोड़ेगा? 20 को और 21 को, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर, और किसी भी फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, ये याद रखना। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट्स के विषय में बता दिया हमने, ठीक। इंपॉर्टेंट क्या है? पहले तो फंडामेंटल राइट्स के जितने आर्टिकल हैं भाग 3 में है, ठीक। उसके बाद जो उसमें आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिसके तहत फंडामेंटल राइट्स हमारे हटाए जा सकते हैं, एक 358 है और एक 359 है। 358 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो यहाँ पे जो हमारे पास आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम मिली है, रहने की, बसने की, बोलने की, ये सब निलंबित हो जाएगा अपने आप। इसको कोई नहीं निलंबित करेगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, ये बस आपातकाल लग गया है तो ये खत्म हो गया उस टाइम, उस समय के लिए जब तक लगा हुआ है। लेकिन
और 300, अगर इसके बाद 359 की बात आती है, आर्टिकल 359 के तहत अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 को छोड़कर बाकी किसी भी आर्टिकल को राष्ट्रपति चाहे तो निलंबित कर सकता है। कर सकता है, करेगा कि नहीं करेगा उसके ऊपर है, लेकिन कर सकता है। ठीक। अब इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसमें क्या है, डीपीएसपी है। ठीक, ये भाग 4 में है, भाग 4 में है। आर्टिकल इसमें स्टार्ट होता है 36 से 51 तक, 36 से 51 तक। ठीक, भाग 4 आर्टिकल 36 से 31 तक। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, अगर आपके पास इसका हनन हो रहा है तो आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते। समझ गए, किसी भी अदालत में नहीं जा सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो हैं, जो सरकार है उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। सरकार का मन है तो करेगा, नहीं है मन तो नहीं करेगी। ठीक, कुछ संशोधन किए गए हैं जिनको ऐड किया गया है, वो बात की बात है। जैसे पंचायती राज स्टार्ट कर दिया गया तो उसके हनन होता है तो जा सकते हैं, लेकिन जो उसमें है मेन उसमें नहीं करना। ये सरकार की जिम्मेदारी है टाइम के साथ साथ उसको अप्लाई करता रहे। जैसे पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, अब उसके बाद समान नागरिक संहिता की बात चली इसको लागू करने की, तो गवर्नमेंट जब चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। नैतिक रूप से बाध्यकारी है, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। इसके बाद भाग 4 बताया, आर्टिकल 36 से 51 तक बताया। ठीक, इसके बाद ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, फंडामेंटल राइट्स, अमेरिका के संविधान से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या है देख लो, इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना क्या है, सामाजिक आर्थिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना किसमें है, डीपीएसपी में। यानी जो गरीब हैं, गुरबे हैं, उनके लिए सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट। ठीक, तो ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना है। इसके बाद ये गैरवाद योग है, यानी वही बात है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, नैतिक रूप से करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है। सरकारों के लिए नैतिक निर्देशन है। नैतिक निर्देशन का मतलब है उनका मन है, उनका एथिक्स कहता है कि हमको करना चाहिए तो करेंगे। इसको टाइम टू टाइम अप्लाई करना है, आज नहीं तो कल धीरे धीरे सब अप्लाई होंगे। ठीक, अब सुनो, यहाँ पर आर्टिकल जो हमारा क्या है 36, इसमें क्या कहा गया है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 देख लो, अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। ठीक, राज्य की परिभाषा बताई गई, क्या क्या राज्य होगा, जैसे उसमें बताया गया था अनुच्छेद इसमें 12 में बताया गया था। इसमें देख लो, अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना सरकार के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, किंतु नैतिक रूप से आवश्यक है। यानी 37 बता दिया है, 37 आर्टिकल ने कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, अगर सरकार को लगता है तो करेगी, तो उसके लिए नैतिक रूप से आवश्यक है। ठीक, ये किसमें बताएगी बात, 37 में। अब इसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है, 38। 38 में क्या है, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा। यानी राज्य जो है, जो राज्य में क्या आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, पंचायती राज आएंगे, जितने सरकारी अधिकारी आएंगे, यूपीएससी के जितने लोग हैं सब आएंगे। ठीक है, स्टेट लेवल के जितने अधिकारी हैं सब आएंगे। तो उनका क्या कर्तव्य है, तो अनुच्छेद 38 क्या बताता है, राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा। सबको सामाजिक कल्याण हो, सबको राजनीतिक जागरूकता मिले, सबके लिए अच्छी शिक्षा हो, ठीक है, सबके लिए अच्छी नौकरी हो, ये व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 38 में है। अब इसके बाद आर्टिकल क्या आता है 39। इसमें क्या है, महिला पुरुष के लिए जीवन यापन के समान अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, धन और उत्पादन के साधनों का समाज में समान वितरण होगा। यानी
आर्टिकल 39 डीपीएसपी का ये कहता है कि महिला हो या पुरुष हो, अगर वो कोई काम करते हैं तो उनको समान अवसर मिलेगा, समान कार्य करेंगे तो समान कार्य के लिए समान पैसे मिलेंगे, ठीक है। और उनके लिए जो संसाधन है, जो बस हैं, जो भी हैं, ट्रेन है, सब में उनको समान सुविधाएं मिलेंगी। ये नहीं होगा कि मेल है तो उसको कम, फीमेल है तो ज़्यादा, या फीमेल को कम, मेल को ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। और सबको अधिकार है कि कोई भी वैकेंसी निकलती है उसमें अप्लाई करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक। कोई भी जॉब करना चाहे सभी कर सकते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ये आर्टिकल 39 कहता है, ठीक। अब इसके बाद 39A जो कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 39A, ये याद रखना। 39A को कब जोड़ा गया है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तो हम बताएंगे 1976 में, 1976 यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? 39A। इसमें क्या बोला गया है? सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। क्या है? सभी को समान एवं निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, समझ गए। यानी कोई गरीब है, वकील नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार उसको क्या करेगी, उसके लिए वकील उपलब्ध कराएगी, वो भी निःशुल्क। तो ये हमारा जो आर्टिकल 39A जोड़ा गया, इसी वजह से जोड़ा गया कि बहुत से लोगों को वकील ही नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था। उनकी फीस गवर्नमेंट भरेगी या फिर गवर्नमेंट का कोई वकील होगा। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 40 की, अनुच्छेद 40 की। ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 किसके लिए है? ग्राम पंचायत के लिए। ये महात्मा गांधी का सपना भी था, ठीक है। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों के गठन हेतु राज्य प्रयास करेगी। यानी इसी आर्टिकल के तहत 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और कानूनी जो संविधान, जो पंचायती राज व्यवस्था को थी, उसको कानूनी जामा पहनाया गया। इससे पहले प्रयास किया गया 1959 में किया गया, जब पहली बार कहाँ पर? राजस्थान में नागौर जिले में 2 अक्टूबर को पंचायती राज शुरू हुआ। उसी के साथ आंध्र प्रदेश में भी शुरू हुआ था, ठीक है। लेकिन सबसे पहला अगर पूछता है तो हम बताएंगे कहाँ पर? राजस्थान में। किस जिले में? नागौर जिले में। लेकिन कानूनी रूप से संवैधानिक अधिकार कब दिया गया? 73 संविधान संशोधन 1992 में, ठीक। तो ये बन गया। इसी वजह से कह रहे हैं कि डीपीएसपी के कुछ भाग को लागू भी किया जा रहा है धीरे धीरे, और बाकी जो भाग है उनको भी लागू किया जाएगा। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 41 की। आर्टिकल 41, इसमें क्या है? राज काम शिक्षा के साथ ही बुढ़ापे, बीमारी जैसी अभाव की दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। यानी ये होता है कि बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके बच्चे ध्यान नहीं देते, ठीक। तो ये सब जिम्मेदारी राज के ऊपर है। पहले तो उनके बच्चों की है, लेकिन नहीं करते, तो राज क्या करता है, अगर छोटे हैं तो उनको शिक्षाएं दिलाएगा, जिनकी एजुकेशन पॉलिसी शुरू होती है। आर्टिकल 21A में संशोधन करके शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है ना। ये सब प्रयास आर्टिकल 41 के तहत ही किए गए। और उसके बाद बीमारों के लिए दवाएं मुफ्त कराई गई। बीमारी जैसे अभाव में कैंसर वैंसर कुछ बड़ा इलाज हो जाता है तो उसके लिए भी सुविधाएं दी गई। आयुष्मान भारत कार्ड शुरू किया गया ना। ये सब क्या है? ये आर्टिकल 41 के तहत ही काम किए जा रहे हैं। राज का काम क्या है? शिक्षा देगा, शिक्षा के साथ बुढ़ापे, बीमारी जैसे अभाव की दशाओं में लोक सहायता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 41 ये सब डीपीएसपी में है। अब इसके बाद बात आती है किसकी? आर्टिकल 42 की। इसमें क्या है? काम की न्याय संगत और प्रसूति सहायता। यानी काम की न्याय संगत, ऐसा ना हो कि वहां पर काम कराया जा रहा है जहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है और वहाँ बीमारी बहुत हो जाती है, केमिकल सब, उससे बचाएगा। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, मतलब वहाँ पर किसी को नुकसान ना हो, किसी की बॉडी को नुकसान ना हो। और उसके बाद कोई गर्भवती महिला है तो ऐसा ना हो कि वहाँ पर उसको काम करवाते रहें, ठीक है। उसको गर्भवती महिलाओं को छुट्टियाँ दी जाएंगी कि वो अच्छी तरीके से पालन पोषण करें, ठीक। तो ये किसके तहत होगा? आर्टिकल 42 के तहत।
अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 43, इसमें देख लो क्या है। आर्टिकल 43 में क्या है, राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। राज्य का क्या काम है, न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 43 का मतलब ये था कि बहुत से लोग जो थे बंधुआ मजदूरी करा रहे थे, ठीक। बंधुआ मजदूरी से क्या होता है, मन हुआ पैसा दिया, नहीं मन हुआ तो नहीं दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 43 में ये ऐड कर दिया गया, कोई भी व्यक्ति अगर काम कराता है, ठीक है, तो उसको इतना मजदूरी मिनिमम देनी ही होगी उसको, अगर नहीं देता तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। फिलहाल के लिए ये 43 में सरकार की जिम्मेदारी है, इसको संशोधन करके जो निजी लोग हैं उनके लिए भी अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसके लिए कानून भी बनाया गया कि मिनिमम वेतन इतना देना होगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 43 क्या बताएगा कि राज्य न्यूनतम मजदूरी तथा श्रमिकों के हितों को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। ये ना हो कि उनको दिन भर काम कराया गया, बस खाने के लिए 2 रोटी दी गई, है ना, 2 रोटी 4 रोटी खाना दिया गया, पैसा नहीं दिया गया। तो इसका भी ध्यान रखेगा, कौन रखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी राज्य, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, जो भी स्टेट के अंतर्गत आते हैं, पुलिस अधिकारी, गवर्नमेंट, संसद, विधानमंडल, विधायक, सांसद, ये सब कुछ। अब इसके बाद आर्टिकल आता है 43A। 43A जो है आर्टिकल, ये भी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। कब, अनुच्छेद 43A 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया। 1976 के जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां, उसको क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये भी याद रखना। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रयास, समझ रहे, जो उद्योग होंगे, पहले उद्योग होते थे, ठीक है, वहाँ पे मजदूर लगे रहते थे, लेकिन मजदूर का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, मतलब कोई मैनेजर टाइप नहीं था। तो इसमें क्या हुआ, आर्टिकल 43A जोड़ा गया और बोला गया जो श्रमिक लगे हैं उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, यानी उनको भी प्रबंधन का, जो मैनेजमेंट करने का अवसर दिया जाए। तो ये भागीदारी करने का प्रयास किया गया किस आर्टिकल के तहत, 43A। कब जोड़ा गया, 1976 में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 देख लो, अनुच्छेद 44, ये क्या है, समान नागरिक संहिता। राज्य समान नागरिक संहिता को अपनाने का प्रयास करेगा। इसके तहत क्या होगा कि जैसे अलग अलग, अभी हिंदू है उनके लिए अलग मैरिज एक्ट है, मुस्लिम है उनके लिए अलग है ना, और भी चीज़ें। तो इसलिए क्या है, सरकार की जिम्मेदारी है कि आर्टिकल 44 के तहत DPSP के अंतर्गत आता है, समान नागरिक संहिता को अप्लाई करने का प्रयास करे, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने की पहल करे। ये आर्टिकल 44 है, ये आगे आज नहीं तो कल कभी ना कभी लागू होगा ये, ठीक है। देखो DPSP में जो पॉइंट दिए गए हैं वो आज नहीं तो कल लागू होंगे ही, ये याद रखना। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 45 की, आर्टिकल 45। इसमें क्या है, राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए प्रयास करेगा, याद रखना। राज्य अनुच्छेद 45 के तहत राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान भी चालू किया गया था, जो है यहाँ पे उस पर काम हो रहा है। अब इसके बाद बात आती है अनुच्छेद कौन सा, 46, आर्टिकल 46। इसमें क्या है, समाज के कमजोर वर्गों एवं SC/ST के हितों की सुरक्षा करना। समाज के कमजोर वर्गों एवं SC/ST के हितों की सुरक्षा किस आर्टिकल के तहत होगी, आर्टिकल 46। 46 किसके अंतर्गत है, DPSP। किस भाग में, 4 में है। तो 46 कहता है कि समाज के कमजोर वर्ग में क्या क्या आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, SC/ST के हितों की सुरक्षा। SC/ST तो आ गए, लेकिन इसके अलावा भी जो कमजोर हैं उनकी भी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की, लेकिन अभी नैतिक रूप से बाध्यकारी नहीं है। तो अनुच्छेद 46, ये जितनी भी बातें लिखी हैं सब धीरे धीरे अप्लाई हो रही हैं। अब इसके बाद बात आता है आर्टिकल 47। इसमें देख लो आर्टिकल 47 में क्या है, लोगों को उच्च स्तरीय
पोषण उपलब्ध करवाने तथा लोक स्वास्थ्य का प्रयास करेगा। आर्टिकल 46 में क्या है, लोगों को उच्च स्तरीय पोषण उपलब्ध कराया जाए, करवाने का प्रयास करेगा और उनको अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ठीक, अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 देख लो, ये इंपॉर्टेंट है। कृषि एवं पशुपालन की दिशा में राज्य के दायित्व, यानी आर्टिकल 48 में कहते हैं कि कृषि एवं पशुपालन की दिशा में क्या क्या राज्य के दायित्व हैं। ठीक है, कृषि करने में और पशुपालन करने में क्या जिम्मेदारियां हैं, ये राज्य के दायित्व हैं। उनको देखना होगा, ऐसा ना हो कि जानवर को बांधे हुए हैं, उसको खाना पानी पिलाई नहीं है, बस खेती करवा रहे हैं। ठीक, और या फिर कृषि कर रहे हैं, वहाँ पर केमिकल इतना यूज किया जा रहा है जिससे कृषि की जो खाद्य उत्पादन हो रहा है उसमें भी दिक्कत आ रही, उसको भी देखने का दायित्व सरकार का है, लेकिन नैतिक रूप से। इसके बाद बात आती है आर्टिकल 48A। इसमें देख लो क्या है आर्टिकल 48A। इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण तथा वन जीवों आदि का संरक्षण। याद रखना, पर्यावरण संरक्षण ये जो है आर्टिकल कब जोड़ा गया, 1976 42वें संविधान संशोधन। इसमें क्या है, पर्यावरण संरक्षण, वन जीवों के आदि का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा वन जीवों आदि का संरक्षण। तो याद रखना, आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि डीपीएसपी में किस आर्टिकल में पर्यावरण संरक्षण और वन जीवों आदि का संरक्षण किसमें बताया गया है, तो हम बताएंगे 48A। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है आर्टिकल कौन सा है, 49। इसमें क्या है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण। तो हमको लगता है ये तो हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी में है, तो याद रखना 49 इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों आदि का संरक्षण ये हमारा डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जो कि किसकी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है स्टेट की। स्टेट मतलब राज्य की। राज्य में क्या कहेंगे सब पता है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पंचायती राज, जो अधिकारी हैं, जो सिपाही हैं, जो भी हैं सब। अब इसके बाद आर्टिकल कौन सा आता है, आर्टिकल 50 आता है। आर्टिकल 50 में क्या है, ये देख लो, कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। क्या है, कार्यपालिका यानी जो गवर्नमेंट संसद, जो लोकसभा के सांसद होते हैं, राज्यसभा के सांसद होते हैं, वो कार्यपालिका के सदस्य भी हो सकते हैं, यानी मंत्री जो हो सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका जो जज लोग होते हैं। तो इन दोनों की शक्ति का पृथक्करण किस आर्टिकल में है, 50 में। कहाँ पे है, डीपीएसपी में। किस भाग में है, 4 में है। ठीक, अब इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 51। इसमें याद रखना, अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौता इतना न खराब हो जाए कि एक देश से दूसरे देश में लड़ाई पैदा हो जाए, तो इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने हेतु राज्य प्रयासरत रहेगा, किस आर्टिकल के तहत है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाने के लिए आर्टिकल 51 का प्रयोग करना होगा। किसको, स्टेट को, और किस में है, डीपीएसपी में है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है 42वां संविधान संशोधन, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें कई पार्ट जोड़े गए जो हम आपको बताते भी आ रहे थे। ठीक, तो इनके विषय में देख लो। क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, जो संशोधन होता है ना रिसेंटली, उसी में। अब 42वां संविधान संशोधन, सबसे पहले 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से कहा जाता है कि उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने इतने संशोधन कर दिए थे कि संविधान का मिनी पार्ट भी बन गया था वो। ठीक है, तो अब सुनो क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला, डीपीएसपी में जो संशोधन हुए किस आर्टिकल, पहला डीपीएसपी में जो संशोधन हुए किस आर्टिकल में हुए, तो बताएंगे 39 में हुआ, जिसका 39A पार्ट बनाया गया। 43 में हुआ, 43A बनाया गया, और 48 में हुआ, 48A बनाया गया। एक बात, ठीक है, क्या याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इसके तहत जो आर्टिकल में संशोधन हुआ, एक आर्टिकल था 39, जिसको एक उसमें जोड़ा गया, 39A कर दिया गया। एक आर्टिकल था 43, जिसमें 43A कर दिया गया। एक आर्टिकल था 48, जिसमें 48
48A कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद बात आती है 44वां संविधान संशोधन। इसके तहत भी कुछ जोड़े गए डीपीएसपी में। 44वां संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया ये देखो। 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में हुआ था, यानी 42वें संविधान संशोधन के बाद 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई वाली गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, इसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 38(1) ये डीपीएसपी में ही हो रहा है काम, उसी वजह से बताया जा रहा है। अनुच्छेद 38(1), ठीक है, आर्टिकल 38(1) राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। तो ये शब्द जोड़ा गया कि 38(1) में राज्य की जिम्मेदारी है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के प्रयास करे। इसके अलावा एक संशोधन और हुआ डीपीएसपी में, वो हुआ कब हुआ, 97वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ, 2011 में हुआ। ये बात याद रखना, जो रिसेंट डीपीएसपी में संशोधन हुआ है वो हुआ है 97वां 2011 में। इसमें क्या है, आर्टिकल 43A तो जोड़ चुके थे, अब आर्टिकल 43 में बी भी जोड़ दिया गया। ये क्या था, सहकारी समूह के लिए जोड़ा गया था ना, स्वयं सहायता समूह के लिए। तो याद रखना जो संशोधन हुए हैं इसमें डीपीएसपी में कहाँ से कहाँ तक हुए हैं, 39 में हुआ, 43 में हुआ और 48 में हुआ। ये तीनों संशोधन 1976 में हुए। और 44वां संविधान संशोधन जब हुआ उसमें कौन कौन से संशोधन हुए, आर्टिकल में 38 में हुआ और 43 में 43B जोड़ दिया गया। ठीक, तो याद रखना सबसे रिसेंट जो संशोधन हुआ है डीपीएसपी में वो 97वां संविधान संशोधन 2011 में 43B जोड़ा गया। किसके लिए जोड़ा गया, स्वयं सहायता समूह या कोऑपरेटिव समूह के लिए, कोऑपरेटिव ग्रुप के लिए। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, डीपीएसपी। अब इसके अलावा कुछ केस जो हम पहले आपको बता चुके थे, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को रिलेशन में है, यानी कहीं पर फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा निकल गया था और कहीं पर डीपीएसपी ज़्यादा निकल गया था। तो वो जो केस हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ जो 1980 में हुआ। कब, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ये कब केस हुआ, 1980 में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो था वो डीपीएसपी से ज़्यादा हो गया। याद रखना 1980 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद जब हुआ तो इसमें किसकी पावर ज़्यादा हो गई, फंडामेंटल राइट्स की। किसकी कम हो गई, डीपीएसपी की। इसमें क्या बोला गया कोर्ट के द्वारा, ये सुन लो। एक बात बोली गई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। दूसरी बात बोली गई, दोनों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यानी दो बातें कोर्ट ने बोली। पहला कि फंडामेंटल राइट्स जो है, तीन बातें बोली। पहला, फंडामेंटल राइट्स की पावर डीपीएसपी से ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप डीपीएसपी लागू करना चाहते हैं तो फंडामेंटल राइट्स को हनन नहीं करना चाहिए। ठीक, इसके बाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक, इसके अलावा इन दोनों का उद्देश्य क्या है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, दोनों का ही उद्देश्य है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका हो गया, ये केस याद रखना है। अब इसके बाद और बाकी केस याद रखना चाहते हैं तो जैसे वहां पर केस हुआ था, कौन सा है, गोलकनाथ का। गोलकनाथ के केस में भी क्या हुआ था, गोलकनाथ के केस में जो डीपीएसपी था वो ज़्यादा हो गया था किससे, फंडामेंटल राइट्स से। सॉरी, फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा हो गया था डीपीएसपी से। लेकिन इससे पहले जो दो केस हुए थे, एक था शंकरी प्रसाद जो 1951 में हुआ, उसमें फंडामेंटल राइट्स कम हो गया था डीपीएसपी से। दूसरा सज्जन सिंह का जो केस हुआ जो 1965 में हुआ, उसमें भी डीपीएसपी की पावर ज़्यादा हो गई थी, फंडामेंटल राइट्स की पावर कम हो गई थी। ठीक, ये दो केस हुए। इसके बाद जो केस हुए थे, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल्स, केशवानंद भारती, इन सब में फंडामेंटल राइट्स ऊपर निकल गया। ठीक, अब ये है मूल कर्तव्य। देखो, मूल कर्तव्य के लिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जब तक के लिए सब्बा खैर, बाबा टाटा, बाय बाय बाय, टाटा है, टाटा। क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करोगे तो सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट चाहिए हमको। ठीक है, थैंक यू।